देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की बात करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 1 जून तक कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कोरोना की चेन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए ये कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें, दूध, फल, सब्जी आदि दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। तो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें खोलने की अवधि दे दी गई है और एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। 8 से 11 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और कोरोना की चेन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि संक्रमण काफी हद तक कम होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन चुनौती बढ़ती जा रही है ब्लैक फंगस के रूप में और इसी के चलते ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक बाजारें खुली रहेंगी। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए और साथ ही साथ जिस हिसाब से चुनौती बढ़ रही है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब खबर ये भी आ रही है येलो फंगस भी आ गया और इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है। 28 मई को खुलेंगी परचून की दुकानें। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी और लेकिन बाजार जो है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रहेंगी। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें, दूध, फल, सब्जी ये खुले रहेंगे सुबह 8 से 12 बजे तक। उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को आगामी 1 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री के साथ विमर्श के बाद बाजार खोलने के समय को सुबह 7 से 10 के बजाय सुबह 8 से 11 कर दिया है, जिसमें पूर्व की भ्रांति आवश्यक सेवाओं, दूध, मीट, मछली, फल, सब्जी की दुकानें खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि राशन और किराने की दुकानों को आम जनता के लिए 28 मई को सुबह 8 से 12 बजे तक खोला जाएगा और उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने स्तर पर सरकार पूरी तरीके से इसे रोकने में जुटी हुई है। तो कोरोना कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ाने का ये फैसला लिया गया है ताकि कोरोना की चेन को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। कोरोना कर्फ्यू का कहीं ना कहीं सकारात्मक असर देखने को मिल रहा था कि प्रदेश में संक्रमण का ग्राफ काफी हद तक कम हुआ है और इसी के चलते इस कर्फ्यू को एक्सटेंड करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। दूध, फल, सब्जी की दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी और एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खोलने का ये फैसला लिया गया है और बाकी सभी बंदिशें पहले की तरह ही जारी रहेंगी ताकि कोरोना की चेन को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। ऐसे में जब हम दूसरी लहर से जूझ रहे हैं तो तीसरी लहर की भी कहीं ना कहीं आहट सामने आ रही है। इसी के चलते सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। हालांकि सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और एहतियातन इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है ताकि कोरोना की चेन को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। 1 जून तक बढ़ा दिया गया है और जो पाबंदी है, जो बंदिशें हैं, वो सख्ती है जो पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन जो टाइमिंग है दुकानें खोलने का, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खोलने का, वो 8 से 11 कर दी गई है। तो आवश्यक सेवाएं, दूध, फल, सब्जी की दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है और समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन इंडिया न्यूज बार बार यही अपील करता है बिना वजह घरों से बाहर ना निकले और पूरी तरीके से अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि कोरोना का ग्राफ जो है काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन चुनौती जो है बढ़ती जा रही है ब्लैक फंगस के रूप में और व्हाइट फंगस का मामला भी देश में देखने को मिल रहा है और ऐसे इसी के चलते अब कहीं ना कहीं येलो फंगस का मामला भी सामने आ रहा है और चुनौती बढ़ती जा रही है। ऐसे में सजग और ज्यादा जरूरत होने की जरूरत है। हमें जागरूक रहिए और बिना वजह घरों से ना निकले। तो एहतियातन सरकार की तरफ से 1 जून तक कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी 8 से 11 बजे तक।
तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत जुड़े हैं। किशोर जी, ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से 1 जून तक जो है कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया गया ताकि कोरोना की चेन को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। बिल्कुल 1 जून तक उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू रहेगा और अभी जो इससे पहले कर्फ्यू 2 बार जो बढ़ाया गया 2-3 बार, उससे फायदा जरूर नजर आया है और केसेस 3000 कल 3000 के करीब आए थे। केसेस कम होने लगे, नंबर ऑफ डेथ्स भी कम हो गई है और जो रिकवर है लोग रिकवर ज्यादा होने लगे। वजह क्या है रिकवर होने की? क्योंकि कम मरीज आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर सही इलाज कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ टेस्टिंग भी बढ़ी है। कल ही 38,000 के करीब टेस्टिंग हुई थी, जो कोविड टेस्टिंग हुई थी उसमें से करीबन 3000 लोग के पॉजिटिव आए। तो ये एक अच्छे संकेत है कि कोरोना कर्फ्यू जो लगातार लोगों की ट्रेसिंग, लोग ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में जा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं जो स्प्रेडिंग है वो बढ़ती जा रही थी, तो वो अब कम हुई है और ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन का फायदा हुआ है। अब 1 तारीख तक है, 1 तारीख में गाइडलाइन वही है, उसी तरीके से गाइडलाइन दी गई है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी, कितने बजे राशन की दुकान खुलेगी, कितने बजे दवाइयों की दुकान रहेंगी, कौन से लोगों को आने की इजाजत है। अगर बाहर से उत्तराखंड में कोई आ रहा है तो 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। और उसी तरीके से अगर वो एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं, उसमें 5 जिले ऐसे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और उधमसिंह नगर, और ये ऐसे जिले हैं जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चाहिए होगी। तो कम से कम राज्य सरकार ने फैसला थोड़ा देर में से लिया था, लेकिन ये फैसला ठीक है और लोग भी अब धीरे धीरे कम निकल रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि इससे नंबर ऑफ डेथ ज्यादा बढ़ रहे हैं और जब नंबर ऑफ डेथ ज्यादा बढ़ते हैं तो लोगों के मन में थोड़ा सा डर रहता है। वजह यही है कि लोग बेखौफ बाहर घूम रहे थे, तो सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। फिलहाल उत्तराखंड में बड़ी खबर यही है कि 1 जून तक उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि चेन को तोड़ दिया जाए और आप कह रहे हैं कि लोग भी जो है पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, वो घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। लेकिन रावत जी, जो चुनौती है वो बढ़ती जा रही है, ब्लैक फंगस के रूप में, व्हाइट फंगस के रूप में, अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। इससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए, अगर ब्लैक फंगस की बात करें, अभी जो व्हाइट फंगस और येलो फंगस है वो फिलहाल उत्तराखंड में मामले नहीं आए, लेकिन ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है उत्तराखंड में। दूसरी बात यह है कि कल ही करीबन 400 इंजेक्शन एम्फोसोरेटिन बी के इंजेक्शन आए थे जो ब्लैक फंगस में दिए जाते हैं और फिलहाल अगर उत्तराखंड में 9 लोगों की डेथ हुई है, तो राज्य सरकार ने इसके लिए भी पूरी तैयारी की हुई है। ऋषिकेश एम्स में इसमें इलाज चल रहा है और इसके साथ ही कई और जगहों पर ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज करने के लिए जो सेंटर है वो बनाए गए हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यूपी के यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे भर्ती है। उत्तराखंड के मात्र 21 लोग यहाँ पे है अभी फिलहाल ब्लैक फंगस के और बाकी यूपी के हैं। तो इलाज जरूर चल रहा है, लेकिन एक चुनौती जरूर आई है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो क्योंकि कोविड के अगर मरीज धीरे धीरे कम होंगे तो और ब्लैक फंगस आते हैं, और ये पर्टिकुलर हर किसी को ब्लैक फंगस नहीं हो रहा है। इसमें जो ब्लैक फंगस में जो सबसे ज्यादा जिनको हो रहा है और जिन पे सबसे ज्यादा लक्षण होने के हैं वो डायबिटिक्स है। अगर जिन डायबिटीज को कोविड हो जाता है उसके बाद उनका इलाज कोविड के द्वारा जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद उनमें शिकायतें आ रही है और ऐसे मरीज बिल्कुल ट्रेस किए जा रहे हैं जिनको डायबिटीज था। तो सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। जो इंजेक्शन होता है एम्फोटेरेंसिन बी, उसकी भी यहाँ पे डिमांड बढ़ा दी गई है, यानी कल 400 और इंजेक्शन आए थे और उधमसिंह नगर और हरिद्वार में 2 जगहों पर इनको बनाने की बात, काम शुरू हो गया इनको बनाने का। और उधमसिंह नगर में तो कंपनी ने बनाना भी शुरू कर दिया, तो जल्द ही इस पे भी काबू पाया जा सकेगा। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया किशोर रावत जी। सरकार तमाम कोशिश कर रही है और आपको भी ज्यादा सजग होने की जरूरत है। आज जो देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। लाखों स्वास्थ्यकर्मी हर दिन कोरोना संक्रमित की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक हर पल बदलते कोरोना के स्ट्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से हर बार नया विवाद खड़ा करने वाले बाबा रामदेव ने एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हालांकि बाबा रामदेव ने अपने बयान में लिखित माफी भी मांग ली है। कोरोना काल में बयान बहादुर रामदेव, दवा के नाम पर विवाद पैदा कर रहे हैं रामदेव, दवा के नाम पर गुमराह कर रहे हैं रामदेव। आज देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लाखों स्वास्थ्यकर्मी हर दिन कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक हर पल बदलते कोरोना के स्ट्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से हर बार नया विवाद खड़ा करने वाले बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं।
हालांकि बाबा रामदेव ने अपने बयान पर लिखित में माफी मांग ली है। रामदेव का माफीनामा। मेरा जो वक्तव्य कोट किया गया है वो एक कार्यकर्ता बैठक का वक्तव्य है, जिसमें मैंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे खेद है। किसी भी चिकित्सा पद्धति में होने वाली त्रुटियों का रेखांकन उस पद्धति पर आक्रमण के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। ये विज्ञान का विरोध तो कतई नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने चेचक, पोलियो, टीबी आदि गंभीर रोगों का उपचार खोजा है, तो योग, आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी जैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा हमने बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, अस्थमा जैसे जटिल एवं वंशानुगत रोगों का नियंत्रण एवं स्थायी समाधान दिया है। कोरोना काल में भी एलोपैथी के डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है। हम उसका सम्मान करते हैं। हमने भी आयुर्वेद एवं योग के प्रयोग से करोड़ों लोग की जान बचाई है। इसका भी सम्मान होना चाहिए। रामदेव की इस माफी की वजह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की गुस्से भरी वो चिट्ठी, जिसमें सीधे सीधे रामदेव को माफी मांगने को कहा गया। जरा आप भी जान लीजिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। आपका ये कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथी दवाई खाने से हुई। आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत सहित पूरे विश्व के असंख्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जानें न्यौछावर की है। ऐसे में आपके द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आज देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर कम और रिकवरी रेट ज्यादा है, तो उसके पीछे एलोपैथी और डॉक्टरों का अहम योगदान है। स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी के बाद बाबा रामदेव में भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन आखिर रामदेव ने ये विवादित बयान दिया किस आधार पर? क्या बाबा रामदेव ने कोई रिसर्च की? क्या पतंजलि योग पीठ में इस पर शोध किया? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामदेव भी उन लोगों में शुमार है जो सोशल मीडिया से दुनिया देखते हैं। खुद को हाईटेक दुनिया का बादशाह मानने वाले रामदेव ने व्हाट्सएप पर आए एक मैसेज को पढ़कर एलोपैथी दवाई और उससे होने वाले इलाज को कोस डाला। जरा आप भी जान लीजिए रामदेव के श्रीमुख से देश को डॉक्टरों के लिए क्या निकला। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले मोनोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर इनके एंटीबायोटिक्स फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी बैन लग गया, फिर भी फ्लू दे रहे थे वो भी फेल हो गई। जितनी भी दवाइयां दे रहे हैं सब एक एक करके फेल हो जा रही है। ये तमाशा हो क्या रहा है? रामदेव की 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें बाबा रामदेव साधकों के सामने अपने फोन पर मैसेज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनकी ओर से एलोपैथिक दवाओं पर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एलोपैथिक की सभी दवाइयां फेल हो गई हैं। बुखार की तक दवा काम नहीं कर रही है। दवा शरीर का तापमान तो नीचे उतार देती है, लेकिन बुखार क्यों आ रहा है उसका निवारण नहीं है। वीडियो में बाबा रामदेव कह रहे हैं कि लाखों कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथी दवा खाने से हुई है। रामदेव का ये बयान सामने आने के बाद देश भर के डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ में भारी गुस्सा है। देश के लाखों डॉक्टरों और IAM ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामदेव के बयान से केंद्र सरकार भी खासी नाराज है। यही वजह है कि रामदेव के बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी और अब रामदेव माफी मांगते घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर सीएम तीरथ सिंह रावत ने चंपावत जिला चिकित्सालय में कोविड संक्रमित मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल की व्यवस्थाओं का हाल जाना। इस दौरान ये भी जानने का प्रयास किया कि उन्हें अस्पताल में कोई परेशानी तो नहीं है। बातचीत के दौरान उनसे वादा किया कि उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल संवाद कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों के स्थलीय निरीक्षण के बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज तक प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली मेडिकल किट का वितरण जल्द ही जल्द किया जाए। उन्होंने बीजेपी द्वारा जिले में चलाए जा रहे सेवा इस संगठन है कार्यक्रम के तहत नगर मंडल गोपेश्वर के भेड़ी बस्ती जाकर 30 गरीब परिवारों को राशन किट, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं। साथ ही सभी से अपील की है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आवश्यक होने पर घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि आजकल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस बुखार का प्रकोप बहुत ज्यादा है। सभी को अधिक से अधिक संख्या में टेस्टिंग करनी चाहिए और साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि सेवा भाव से कार्य करें और ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को बढ़ाएं। देखिए, चमोली जिले का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज गोपेश्वर हॉस्पिटल जो हमारा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें 200 लीटर पर मिनट का जो है ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन आज हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वर्चुअली। और अभी जब मुख्यमंत्री जी यहाँ एक हफ्ते पहले आए थे, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं एक हफ्ते में इसका उद्घाटन करूँगा। और ये जो हमारा सीमांत जिला है चमोली, उसके लिए एक इस कोविड कार्य में बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाएगा कि अब हमको लोगों को रेफर करके मेडिकल कॉलेज श्रीनगर नहीं भेजना पड़ेगा। दूसरी बड़ी सौगात यह है इस जिले के लिए कि कर्णप्रयाग पहाड़ों पर कोरोना वायरस बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, इसको लेकर प्रशासन की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई है। ऋषिकेश क्षेत्र में जितने भी कोविड-19 सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर भारी मात्रा में अलग अलग राज्यों से प्रवासी लोग अपने अपने घरों की तरह पहाड़ पर लौट रहे हैं। बूथ पर जब उनसे नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाती है तो उनके द्वारा नहीं दिखाई जा रही है, जिस पर मौके पर ही बूथ में टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक बूथ पर काफी कम मात्रा में किट उपलब्ध है जो जल्दी खत्म हो जाती है। इसी को देखते हुए इंडिया न्यूज की टीम ने जब ऋषिकेश के आसपास के बूथों का दौरा किया तो ऋषिकेश भद्रकाली पर बूथ कैंप पर जो कर्मचारी बैठे थे वो टेस्टिंग कर रहे थे। कुछ कर्मचारियों को तो टेस्ट करना ही नहीं आ रहा था, आनन फानन किट के द्वारा टेस्ट किए जा रहे थे। इसके बाद जब हमारी टीम ने गरुड़ चट्टी पुल लक्ष्मण झूला पहुंची तो वहां पर भी तैनात डॉक्टर्स ने बताया कि पहाड़ों पर जाने वाले जितने भी लोग हैं उनका यहां पर सैंपल लिया जाता है। यहां पर टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं है, सैंपल लेकर लैब में भेजा जाता है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही के चलते ही पहाड़ों पर संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है और लोग इसकी जद में आ रहे हैं। यहाँ पे सर लगभग 50-60 हो चुकी है। 50 या 60 की लेटवेट हो चुकी है और जिसमें 15 हमारे RT-PCR हुए हैं। ये गरुड़ चट्टी सैंपलिंग यूनिट है लक्ष्मेश्वर पौड़ी गढ़वाल की, और यहाँ पर हम RT-PCR सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी सैंपल कलेक्शन यूनिट है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2020-21 में वार्षिक स्थानांतरण सत्र को शून्य घोषित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश, शून्य सत्र के आदेश जारी हुए। अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। शून्य सत्र के आदेश मुख्य सचिव ने जारी किए हैं और अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त। उधर रायवाला बूथ पर तैनात सभी कर्मचारियों को आज उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कार्यालय में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। लेकिन जब सभी बूथ पर तैनात कर्मचारी पहुंचे तो उप जिलाधिकारी कार्यालय पर ताला लगा हुआ था। ना तो वहां पर SDM महोदय जी थे और ना ही अधिकारी कार्यालय में मौजूद थे। वहां पर तैनात सिपाहियों ने सभी कर्मचारियों को वहां से बाहर जाने के लिए कहा। सभी कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि फर्जीवाड़ा के खुलासे के बाद उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कंपनी के लोगों के द्वारा झूठे एफिडेविट बनाए गए हैं और हम पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाया जा रहा है और हम में से एफिडेविट पर साइन करने के लिए कहा जा रहा है और अपना बयान वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर होने पर उस पर भी पर्दा डालने की लगातार कोशिश की जा रही है। सभी कर्मचारी को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप सभी को तनख्वाह तो मिल जाएंगे, साथ ही आपको पक्की भी की जाएगी, बस आप अपना केस वापस ले लीजिए। लेकिन कर्मचारियों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया।
मेरा ये कहना है जो रायवाला थाने के बाद टेस्टिंग बूथ पर रखा है उसमें 15 दिन से फर्जी टेस्टिंग हो रही थी। ठीक है, उस चीज़ के खिलाफ हमने आवाज़ भी उठाई बहुत बार और हमने थोड़े बहुत सबूत इकट्ठा करके तब हमने आगे एक कदम बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हमने बात SDM तक पहुँचाई है। ठीक है, उसके बाद कल बात ये हुई थी कि कंपनी वाले आए थे, उन्होंने डिस्कशन करा है कि आप एक अपने जो आपने बयान दिया है वो वापस ले लो या अपने बयान से मुकर जाओ, ये चीज़ बोली थी। सर ये है कि गलत तरीके से टेस्टिंग होती थी यहाँ पे, हमने उस चीज़ का बहुत बार विरोध भी किया है। तो हमें जॉब से निकालने की धमकी दी गई है, जॉब सैलरी ना देने की बात भी हुई है, बट अब सैलरी वैलरी तो मिल गई है। पर अब ये है कि क्या पता आगे चल के ये लोग फिर ऐसा करें। आज वो इनका कंपनी वाले आए थे, जो सर हैं वो आए थे। इन्होंने ये कहा है कि अपना बयान वापस ले लो और आपको हम जॉब पे रख रहे हैं दोबारा। हमने कहा सर हमें जॉब नहीं चाहिए, ना हमें किसी चीज़ का लालच है। और इन्होंने ये कहा है कि हम एफिडेविट लाए हैं, उन पर सब साइन कर दो, हमें SDM साहब को दिखाना है, वो साइन। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी युवा रोजगार की आस में दूसरे राज्यों में चले गए थे, लेकिन कोरोना काल में कई बेरोजगार वापस अपने गांव लौट रहे हैं। मसूरी के पास कैम्पटी क्षेत्र में बेरोजगार नौजवान सब्जी उत्पादन के साथ साथ बागवानी के कार्यों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल में व्यवस्था बिल्कुल ठप होने के बाद अगलाड नदी के किनारे 25 साल पुराने बंजर खेतों में खुद ही संसाधनों के टमाटर और अनेक सब्जियों की खेती करना शुरू कर दिया है। नतीजा ये आ रहा है कि आज उनकी लहलाती फसल से हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। युवाओं का कहना है कि अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करे तो पहाड़ में भी सोना उगाया जा सकता है और घर पर ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। इससे गांव में पलायन तो रुकेगा ही, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट और आप नेता मुलायम सिंह रावत ने भी इन युवाओं के लिए सरकार से मदद की बात कही है। देखिए, हम सब लोग जो है होटल लाइन के बंदे हैं और हम लोगों ने जो है लोगों से प्रेरणा ली है। उत्तराखंड के काफ़ी सारे बेरोजगार युवा हैं जो लोग जो है अपनी होटल इंडस्ट्री को छोड़ के आ रखे हैं, गांव में आ रहे हैं और इसी तरह की जो किसानी कर रहे हैं। तो उन लोगों से जो हमें प्रेरणा मिली कि भाई हमको भी करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो फिर उन लोगों से प्रेरणा लेके जो है हम लोग यहाँ पे आए। ये 20 साल से जो है बंजर थी ये ज़मीन, इस ज़मीन को हमने उपजाऊ बनाया है और हमारी पुरखों की ज़मीन है। तो हमारे अंदर भी भाव जागे और हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने पूर्वजों की इस भूमि को जो है उपजाऊ बनाया जाए। तो फिर ये प्रेरणा लेके हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़े, हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करी और ऐसे जो हमसे जो है आज आठ युवा जो है जुड़े हुए हैं हमसे आज। तो फिर हम लोगों ने जो है काफ़ी संघर्ष किया। अभी हमारे सामने कैम्पटी के कुछ नौजवानों ने स्वरोजगार के तहत अपने खेतों में सब्जियां, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें उत्पादन की। लेकिन समस्या ये है कि मैं उन नौजवानों को सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में स्वरोजगार की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लेकिन उनका हसर ये हुआ कि उन्हें आज मार्केट नहीं मिल पा रहा है, वो अपनी सब्जियों को कहां बेचे। उत्तराखंड सरकार प्रवासियों और किसानों के बारे में कतई चिंता नहीं कर रही है। मैंने ख्यारसी गांव में 3 उन्नत कृषकों के खेतों पर जाकर के जब देखा कि वो टमाटर, शिमला मिर्च की खेती और वहां पर फलोद्यान का काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनको मार्केट न मिलने के कारण उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और इस कोरोना काल में जब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट हो तो फिर ऐसे में ये नुकसान बर्दाश्त करना संभव नहीं है। तो देशभर में लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।